तो आपका जैसे आपने बताया कि किसान भाइयों को कितनी दूरी पे उन्होंने पौध को रोपाई करते हैं, कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, कितनी गहराई पे लगाना है। मैं अगला मेरा क्वेश्चन है कि अपने भारत में कब से शुरुआत हुई धान की खेती की, और इसमें धान की फसल में सबसे ज़्यादा क्रांति लाने वाली फसल कौन सी रही थी? देखिए, जब आप चावल की बात करते हैं, जी पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख भोजन चावल है जी। और चावल ही एक ऐसा भोजन है या ऐसी फसल है जो हर जगह पर ली जा सकती है। ये पानी के अंदर भी ली जा सकती है, ये आप देखते हैं पहाड़ों पर भी ली जा सकती है, मतलब सर्दी में भी ली जा सकती है, गर्मी में भी ली जा सकती है। चावल के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, जब से सृष्टि है, जब से ये दाना हमारे साथ है। और जब आप बासमती की बात करते हैं, इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। हमारे बहुत पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें भी हर जगह चावल की बात की गई है। सनातन धर्म में तो बिना चावल के कुछ है ही नहीं, है ना। तो अक्षत है तभी उसका आगे का काम है। तो अक्षत या चावल तो बहुत पुराना है और ये हर दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति के भोजन में शामिल है। हमारे मनुष्य के साथ जब तक मनुष्य है, जब जब चावल है, और शायद तब तक रहेगा। अब बासमती की यदि हम बात करें तो बासमती की सबसे पुरानी प्रजाति, जिसे हम बासमती 370 या देहरादूनी बासमती कहते हैं, ये टाइप 3 के नाम से भी जिसे जानते हैं। तो बासमती 370 1933 में रिलीज़ हुई थी। इसको आप यहाँ हमारे फार्म पे इस प्रजाति को देख सकते हैं। अभी भी इसकी खेती कोई 60-65 हज़ार हेक्टेयर एरिया में आरएसपुरा जम्मू के क्षेत्र में होती है और दुनिया को ये ऑर्गेनिक के रूप में खिलाई जा रही है। चावल बहुत अच्छा है, हम एक्सपोर्ट लगातार कर रहे थे। लेकिन जो आपने एक बात कही कि कौन सी प्रजाति ऐसी हैं जिससे एकदम से क्रांति आई जी, यदि मैं ऐसी बात करूं तो प्रजाति बहुत हैं। पहले जो प्रजाति थी जिन्हें हम बासमती 370, टाइप 3, तरावड़ी बासमती, बासमती 386, रणवीर बासमती और बासमती 217, ये 6 प्रजाति प्रमुख थी। लेकिन सन 1989 में एक वैरायटी आई जिसका नाम है पूसा बासमती 1। जब ये आई थी, ये पूसा संस्थान के हमारे सब जानते हैं बासमती के फादर ऑफ बासमती राइस डॉक्टर वीपी सिंह साहब की ये प्रजाति है। पूसा से उन्होंने निकाली थी, बहुत अच्छी प्रजाति है। और जब ये आई थी जी, तो किसानों ने इसको नाम दिया कर्जा पाड़ू बासमती। जी, मतलब जो बासमती होती थी इतनी सी ये होती है, इतनी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो जीवन का कर्जा इस वैरायटी ने उतार दिया है। तो 89 में PB1 से लेकर और आज की तारीख तक जो 45 वैरायटी आई हैं, उन्होंने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया। जब हम बात करते हैं समय के साथ हमारा टेस्ट चेंज होता है। हम पहले रॉ राइस खाते थे, आज हम बिरयानी, पुलाव और मसाले मिला के अलग अलग तरीके से भांति भांति किस्म के चावल हम खाते हैं, अलग अलग समय में प्रयोग करते हैं। तो जो दुनिया का सबसे लंबा चावल है वो है पूसा बासमती 1121। ये सन 2004 में जब ये प्रजाति आई तो इसने बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले 89 ने हिस्ट्री रची, फिर 1121 ने। तो 1121 आज की तारीख में भी इस देश से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली प्रजाति है। ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, दुबई, ये सब जगह पर तो इसकी बहुत मांग है, बल्कि दुनिया के हर कोने में इसकी मांग है। इसका दाना बहुत लंबा है, पकने के बाद काफ़ी लंबा हो जाता है, स्वाद भी अच्छा है, प्लेट वैल्यू बहुत अच्छी है, थोड़े से ज़्यादा लोगों को पेट भरती है, तो इसमें इसलिए भी फ़ायदा है। तो 1121 के बाद किसानों के लिए जो बहुत अच्छी रहीं 1509 और अभी जो आई हैं 1847, 1885। तो एक ये बासमती की जर्नी है 1933 से लेके और आज तक आप देख रहे हैं, और लगातार ये सतत प्रक्रिया है, आगे चलती रहेगी। नई नई प्रजातियां आएंगी जो हमारे चैलेंज आते हैं जी। कभी कोई बीमारी चैलेंज है तो उसके रोधी बनाई जाती है, कभी कोई कीड़ा चैलेंज है तो उसके लिए अवरोधी किस्म बनाई जाती हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बासमती की यही एक विशालता है, प्रमुखता है कि गुणवत्ता उसकी कम नहीं होनी चाहिए, खाने वाले को मज़ा आना चाहिए और किसान को उपज के साथ साथ कमाई ज़्यादा होनी चाहिए।
जैसे ये डॉक्टर साहब, हाँ, ये रहा था आपका जिसकी जर्नी का बासमती का। मैं जानना चाहूँगा जैसे रोपाई के बाद उसमें पानी की प्रक्रिया हमेशा कितनी इंच तक रहनी चाहिए। दूसरा, हमारे उसमें धान की पौध में बीमारियाँ आती हैं, यह स्वाभाविक है कि तितली आती है, उसमें बटे बन जाती हैं, पीले तने पड़ जाते हैं, तो उनका इलाज किस प्रकार, क्या पेस्टिसाइड लगाया जाता है, क्या उसका वो रहता है, उसके बारे में किसान भाइयों को बताएंगे। चाहे हम हो चाहे पौधे हो, दो चीज़ें प्रमुख हैं, खाना और पानी। पानी, खाना आपका संतुलित है, सही है, और सही पानी का प्रयोग करते हैं तो आपको भी बीमारियां कम से कम होती हैं जी। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा हमारा पोषण होगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे जी। इसी तरह से बासमती की खेती में, धान की खेती में खाने और पानी का विशेष महत्व है जी। कुछ मिथ हैं, किसानों को कई बार दिमाग में होता है हर समय पानी भर के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, क्रिटिकल स्टेजेस, जैसे शुरुआत में जी, टिलरिंग होते समय जब कल्ले निकल रहे होते हैं, उसके बाद जब बाली बाहर आ रही होती है और जब दाने के अंदर दूध पड़ रहा होता है, इन 3-4 स्टेज में खेत में पानी खड़ा होना चाहिए। बाकी सिर्फ आपको भूमि को, मिट्टी को नमी रखनी है। बस आप पानी लगाइए, सूखने दीजिए, फिर लगाइए, क्रैक्स नहीं बनने चाहिए, इसका ध्यान जमीन के अंदर। दूसरी बात खाने की। जी। खाने में क्या है, आपको रोज एक ही चीज़ खिलाई जाए, एक ही चीज़ खिलाई जाए तो क्या शरीर का पोषण अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन खेती में कई बार हम यही करते हैं जी। यूरिया मिलती है हमको सस्ती, यूरिया डालते हैं, फिर यूरिया डालते हैं, फिर यूरिया डालते हैं, फिर यूरिया डालते हैं, और चाहते हैं कि वो ऐसा तगड़ा पहलवान बना रहे, काला दिखा रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं। संतुलित भोजन देना जरूरी है, फास्फोरस भी चाहिए और पोटास बहुत ज़रूरी है। किसान भाई, जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय पोटास का, फास्फोरस का ज़रूर प्रयोग करें। धान के जहाँ खेती होती है अधिकतर जिंक की कमी है, तो आपने जिंक की पर्याप्त मात्रा डालनी है। हमेशा अपनी भूमि का पहले सैंपल लेना है, उसकी टेस्टिंग करानी है, आपकी ज़मीन में जो जो तत्वों की कमी है उन तत्वों की पूर्ति करनी है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा उपज ले पाएंगे। जैसे पहली बात मैंने बताया, पोटास का प्रयोग करें। दूसरी बात, जब आपके खेत में बाली बाहर आती है, आना शुरू होने को होती है, उस समय पर 0050 का एक स्प्रे कर दीजिए। बहुत सस्ता है, 75 रुपये किलो आता है, 150-200 रुपये में 1 एकड़ का काम हो जाएगा। 1 एकड़ में 2 किलो 0050 का स्प्रे कीजिए, उससे दाना बड़ा बनेगा, मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा। आपको पता है आपने जो वैरायटी लगाई है इसमें बाली कब निकलेगी, उस निकलने से 1 महीना पहले यदि आप एक 18-18-18 NPK का स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत में दाने ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा टिलर निकलेंगे, ज़्यादा दाने बनेंगे और आपकी उपज अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा जिंक मैंने बताया ज़रूर प्रयोग करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भूमि में आप चेक करके कराएंगे तो उसकी भी दिक्कत नहीं होगी। अब बीमारी की बात आपने कही, देखिए यदि संतुलित पानी है, संतुलित भोजन है तो पहले ही बीमारियां बहुत कम आएंगी। दूसरी बात, स्टेम बोरर जो तितली की बात की, वो बहुत नुकसान करता है। तो आपने क्या करना है, आपने खेत में मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कौन सी कीड़ा, कौन सी बीमारी आपके खेत में आ रही है। किसान को सब पता है जी, पूरे दुनिया की खबर वो रखता है। उससे गांव में पूछो, हर व्यक्ति की पूरी कुंडली जानता है। धान में तो 3-4 कीड़े हैं, 2-3 बीमारी हैं, उसको उसने पहचानना है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग देते हैं, आपको गोष्ठियों में जाते हो उनके फ़ोटो दिए जाते हैं जी, नेट से देख सकते हैं। स्टेम बोरर की तितली होती है, खेत में वो नज़र आने लगे तभी उसका इलाज कर देना है, जब वो नुकसान कर दे तब नहीं। और उसके लिए सुबह 9 बजे के करीब खेत पे जाओ, डोल पे बैठो, दूर तक देखो, ऊपर एक तितली बैठी पत्ती के ऊपर नज़र आएगी तो समझिए स्टेम बोरर आ रहा है। इसका और आसान तरीका बताता हूँ। बहुत से किसान खेत में रोज़ नहीं घुसना चाहते, है ना, तो ट्यूबवेल तक जाते हैं, लेकिन खेत पर जाते हैं। ट्यूबवेल पर एक बल्ब लगा है, वहाँ बल्ब के नीचे आप 10 रुपये का पेंट कर दो पीले रंग का,
नहीं है तो कोई बैनर पीले रंग का हो वो लगा दो और उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा दो। क्या होगा, लाइट पर सारे कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। जो भी इंसेक्ट है वो लाइट जब शाम को जलेगी वहाँ आएगा और वो उस पर चिपक जाएगा। सुबह आप देख लो इसमें ये कीड़े आने लगे, आप वैज्ञानिक की सलाह से दवाई का प्रयोग कर सकते हैं यदि आवश्यक है, तो नहीं तो दूसरे साधन अपना सकते हैं। आप फ्रेम ऑन ट्रैप लगा सकते हैं, आप ट्राइकोग्रामा कार्ड लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपना के आप कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। बीमारी में जब कोई बीमारी आएगी तब आपने उसका इलाज करना है, लेकिन यदि आपने पानी और यूरिया का सही उपयोग किया है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके खेत में बीमारी आए। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारा मीठे पानी में धान होते हैं, अच्छे होते हैं, क्या हम खारे पानी में भी इसी धान को अच्छा बेहतर बना सकते हैं? क्या पानी के अंतराल से, खारे पानी और मीठे पानी के अंतर से धान की पौध में कुछ अंतर आता है? देखिए, धान हो, बासमती की कोई भी वैरायटी हो, भूमि और जल, जी, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। जी, ये डिपेंड करता है। बासमती में यदि थोड़ा सा पीएच ज़्यादा भी है, 8 साढ़े 8 पीएच तक भी धान की खेती की जा सकती है, क्योंकि हम लोग उसे पडलिंग करके करते हैं जी, तो आराम से हो जाती है। लेकिन जहाँ पानी अच्छा होता है वहाँ की क्वालिटी आपकी अच्छी बनती है। तो क्षेत्र विशेष की जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस के अनुसार हमने प्रजाति का चयन करना है, क्योंकि जैसी भूमि है, जैसा पानी है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ प्रजातियां बनाई गई हैं। इस देश में चावल की बहुत वैरायटी है। तो आपने जो शुरुआत में बात कही थी वही मैं अंत में कह रहा हूँ कि चयन जब करना है तो अपने खेत की परिस्थिति के अनुसार करना है, वैज्ञानिक की सलाह से करना है। आप BEDF से भी हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं, आप कृषि विज्ञान केंद्र आपके ज़िले में है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आप कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी मिट्टी की जाँच करा के फिर आपने तय करना है कि मुझे कौन सी वैरायटी कहाँ लेनी चाहिए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी चावल की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने जाना आज चावल की खेती, धान की खेती किस प्रकार करी जा सकती है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं, क्या किस प्रकार हम उसे करना चाहिए, इसी तरह की यूट्यूब वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों मेरीखेती.com के साथ बने रहें। अगर धान की पौध को लेके, धान की बीज को लेके, धान की फसल को लेके अगर कोई क्वेश्चन रहे तो मेरीखेती.com पे आप इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेरी खेती हर समय किसान भाइयों के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। हर समय किसान भाइयों की मदद के लिए हम मेरीखेती.com तैयार है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान।